नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजधानी। मैं हूं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबर में बात करेंगे सबसे पहले सुर्खियों की। पोटका प्रखंड में यास तूफान से प्रभावित परिवारों के बीच शुभ संकेत फाउंडेशन के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। साई सेवा ट्रस्ट ने पाटा हिसल गांव में बांटे खाद्य सामग्री। चक्रवाती यास तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हुए खरकई तपंग की होगी मरम्मत। पूर्व उपाध्यक्ष के प्रयास से उपायुक्त ने दिया फंड। केरला मॉडल के इको फ्रेंडली स्कूल में रखी गई आधारशिला। मोंगिया स्कूल के उपायुक्त ने किया शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। चक्रवात यास तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हुए खरकई तटबंध की होगी मरम्मत। पूर्व उपाध्यक्ष के प्रयास से उपायुक्त ने दिया फंड। विगत दिनों आए चक्रवात यास तूफान के चलते आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 11 में खरकई नदी किनारे बने तटबंध के क्षतिग्रस्त हो जाने से कई घरों में पानी प्रवेश कर गया था और अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के प्रयास से जिला उपायुक्त द्वारा तटबंध निर्माण का फंड निर्गत किया गया। पिछले दिनों यास चक्रवाती तूफान के चलते खरकई नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 11 भाटिया के निकट खरकई नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण कई घरों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी घुस गया था। इस घटना के बाद हम लोगों ने सारी वहाँ की स्थिति से उपायुक्त महोदय सरायकेला खरसावां को अवगत कराया था। उपायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वरलेखा परियोजना से जो संबंधित विभाग है उससे रिपोर्ट मंगा करके अपने यहाँ से उसके मरम्मती के लिए फंड देने का काम किया। पूरे आदित्यपुर के जनता की ओर से और विशेष करके भाटिया की जनता की ओर से हम लोग उपायुक्त महोदय को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच की जानकारी कल प्राप्त हुई जब चांडिल कॉम्प्लेक्स के चीफ इंजीनियर से हमारी बातचीत हुई दूरभाष से, तो उन्होंने कहा कि ये चेक जो है ऑनर नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके यहाँ अकाउंट की समस्या है। इस बात से भी आज हमने उपायुक्त महोदय को अवगत करा दिया है और उपायुक्त महोदय ने भरोसा दिलाया है कि हर हालत में तटबंध की मरम्मती होगी। उसको वो बोले, उनका कहना था कि उसको हम लोग अपने स्तर से देखते हैं कि कैसे चेक जो है ऑनर होगा। कुछ मरम्मत का काम किया जा सके। जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। उस प्रोसेस में जाएंगे तो पता चला कि 1-2 साल लग जाएगा। पोटका प्रखंड में यास तूफान से प्रभावित परिवारों के बीच शुभ संकेत फाउंडेशन के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वह इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य चंद्रवती महतो, झामुमो वरिष्ठ नेता सुनील महतो, शुभ संकेत फाउंडेशन संस्था के सदस्य और कई मुख्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। बीते दिन यास तूफान में जो पीड़ित परिवार के बीच एक छोटा सा भेंट की मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच पोटका प्रखंड के जिला परिषद मैडम चंद्रावती महतो जी, साथ में हमारे पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य प्रभारी सुनील कुमार महतो जी एवं पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सरन जी, सचिव पवित्र सरदार जी एवं गोविंदपुर गदरा तिलका रोड नंबर 2 के पास सड़क अतिक्रमण के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीओ से की मुलाकात। 500 परिवार को आने जाने में हो रही है परेशानी। विरोध से ग्रामीणों ने न्याय की लगाई गुहार। आप लोग आया हम लोग सामाजिक सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल एसडीओ साहब से जमीन अतिक्रमण और रास्ता अतिक्रमण का मामला को लेकर हम लोग आए हुए हैं। ये तिलका नगर रोड नंबर 2 गदड़ा का मामला है, जो राव जी का सार्वजनिक एक रास्ता रेती जमीन में रास्ता गांव वाला लोग को आना जाने के लिए दिए। कम से कम 500 घर के गदड़ा गांव के ग्रामीण उस रास्ता से आना जाने के लिए रास्ता दिए, लेकिन संजय सिंह नामक व्यक्ति उस रास्ता को अतिक्रमण कर रहा है और इनके रेती जमीन को भी अतिक्रमण कर बाउंड्री वाल कर रहा है 144 लगा रहने के बावजूद। तो एसडीओ साहब को हम लोग पूरा जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि मैं अतिक्रमण को रुकवाऊंगा और सीओ साहब को भी खबर कर दिए। क्या नाम है आपका? राजेश सामंत, सामाजिक सेवा संघ संयोजक। मेरा नाम राकेश कुमार राव हुआ। ये एक जेमको का संजय सिंह है,
जिसके साथ में 2009 से हमारा टाइटल सूट केस चल रहा है। ये अपना दबंगाई दिखाते हुए और लछड़ाई करते हुए हमारे साथ में उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ये मामला 2009 से है कोर्ट में। जब हम ज़मीन पर 4 दिन पहले हम गए थे तो हमको ईंटा पत्थर चला के मार के वहाँ से भगाया और उसके बाद में हमको धमकी दिया कि यहाँ से चला जाओ तो तेरा हम जान मार देंगे। हम जैसे तैसे वहाँ से थाना गए, वहाँ पे हम थाना को सूचना किए और सिटी साहब को भी हमने कल इसका मामला को दिया है आवेदन लिखकर एसडीओ साहब के पास। क्या नाम आपका? मेरा राकेश कुमार राव। साई सेवा ट्रस्ट ने पाटा हिसल गांव में बांटे खाद्य सामग्री। राजनगर प्रखंड के बाड़ा सितुर्जा पंचायत अंतर्गत पाटा हिसल गांव साई मानव सेवा ट्रस्ट एवं ASIJWA के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया एवं समाजसेवी अब्दुल सलीम खान के संयुक्त रूप से गांव में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बता दें कि एक सप्ताह पहले मीडिया के माध्यम से इस गाँव में रह रहे दिव्यांग अनिल कुमार आर्थिक तंगी के कारण अपनी 9 साल की बेटी के साथ भीख मांगने की खबर चलाई गई थी, जिसके बाद कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उसकी सहायता की गई। मैं आपको अपने नाम से परिचित करता हूं। हमारा नाम अब्दुल सलीम खान हुआ है। मैं मानगो क्षेत्र का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र जो है ये मैं कोई एक क्षेत्र नहीं चुना हूं। हर एक क्षेत्र जाता हूं, जिस क्षेत्र पे देखता हूं कि कोई भी चीज़ की परेशानी हो या तकलीफ़ हो तो उसको दूर करने की अपनी टीम के साथ मिलकर कोशिश करता हूं, जो हमारी टीम खड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने फ्रूट्स हम लोगों ने जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हुआ, बिस्किट वगैरह हुआ, चिप्स वगैरह हुआ, जो ज़रूरतमंद थे बच्चे लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग, जिनको नहीं मिल पा रहा था, तो हमने वो अपने माध्यम से वो पूरा किया। और आगे का हम लोग का ये प्रोग्राम है सर कि जिन बच्चों को तन पे कपड़े नहीं हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम किया आने वाला 2, 4, 5 वक्त के बाद हम लोग कपड़े भी देंगे। और जिन बुज़ुर्ग महिलाएं और जिन बुज़ुर्ग पुरुष जो है जिनके पास पहनने का जो कपड़ा नहीं है, तो उस कपड़े के लिए भी हम लोग कोशिश किया है कि जल्द से जल्द उन लोगों को कपड़ा भी दिया जाए। और ये हमारे पूरे टीम हमारे साथ है। हम लोग सब टीम मिल कर काम करते हैं। कोई पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सोशल वर्क है। हम जो भी ग्रामीण क्षेत्र है हम वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के वेरीफाई करते हैं, और जिसमें आप लोग का सहयोग रहता है। बताते हैं कि यहाँ जाइए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, आप देखिए और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं तो करिए, और ये आपकी मर्ज़ी है। तो खैर हम लोग को लगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने ये क्षेत्र चुना और यहाँ पे आके जो भी हमसे बना हमने बांटा, पूरा किया। जहाँ के लोग ने बहुत स्वागत किया और बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, जिसका मैं शुक्रगुजार हुआ और जिनका बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ हाथ जोड़ के इस गाँव का, जिसने हमारा सम्मान किया, हमारे पूरे टीम का सम्मान किया। चलिए बात करेंगे। और सारी जनता से ये हमारा अनुरोध है कि हमें नेता ना बनाए, ठीक है, सोशल वर्क बनाए और सोशल वर्क करने दे। हमारे गरीबों का मसीहा बनाए। हमने भूखा रहा है, भूखा रख के देखा है कि कैसा होता है भूख, ये चीज़ हमने समझा है। अपने कार्य में हम सब लोगों ने जो कमाया करीब तकरीबन पैसा गरीबों में बांटा और खिलाया और पिन्हाया, और आगे भी यही कोशिश रहेगा। जो ज़िंदगी ऊपर वाले ने दिया है, जो बचा है, जो गॉड ने, जो भगवान ने, जो अल्लाह ने जो दिया है, ये कोई कास्ट के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, हर एक के लिए है, हर एक ग्रामीण के लिए है, हर एक मतलब क्षेत्र के लिए है। हर एक ऐसा होता है कि इंसान एक क्षेत्र चुनता है, नहीं, हमने कोई नेता नहीं बनना है, हमें कोई क्षेत्र नहीं चुनना है, हर एक क्षेत्र में जाना है और हर क्षेत्र में हमको देखना है क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, हमसे जितना बनेगा इसको दूर किया जाएगा। मेरा नाम हुआ मीना प्रसाद और मैं बधाई देती हूँ प्रीतम सिंह जी को, जो साई मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से हम लोग आए दिन, ये पहली बार यहाँ नहीं हुआ, आए दिन हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में और हमेशा काम कर रहे हैं। हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं प्रीतम जी से, और यहाँ पर आए हमें बहुत अच्छा लगा और देखे कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हम फिर आने का कोशिश करेंगे और एक बार में तो पूरी समस्या खत्म नहीं हो सकती है, तो थोड़ी थोड़ी हम खाद्य सामग्री लाए हैं। सभी मिलकर हमारी टीम ये खाद्य सामग्री उपलब्ध की है। थोड़ा सा पहल, हाँ, छोटा सा पहल है। फिर थोड़ी थोड़ी करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसे हमारे भाई साहब बोले हैं, तो आगे हम लोग और कपड़े की सारी व्यवस्था करने की, उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। और इसी से धन्यवाद करती हूँ। और छोटा सा है कि हम लोग मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से इस गांव की जो भी समस्या है उसे एक एक करके दूर करेंगे।
जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसे सरकारी योजनाओं के में भी लाएंगे और सारा कुछ दूर करेंगे। बस के जितने भी गांव हैं हम लोग सबका एक एक दिन करके दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबका समस्या जिस हद तक हो सके उस हद तक दूर करने की हम लोग बहुत कोशिश करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है। हम लोग एक दिन और आके सारी जानकारियाँ देंगे और एक एक करके सबका समस्या का जितनी भी मतलब बीमारी की है जो भी है सरकारी योजना के तहत डीसी तक पहुँचाएँगे और वहाँ से फिर हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। कुछ समस्या है, पानी नहीं है, लाइन नहीं है, लाइन ठीक से आता ही नहीं है, टाइम पे नहीं आता है लाइन, एक बार काट जाता है लाइन तो फिर आता ही नहीं। दिन में पूरा लाइन रहता ही नहीं है। दिन में लाइन, रात में भी आधा रात को आता है। और क्या क्या समस्या है बताइए? अब गैस नहीं है किसी का, कितना किसी का राशन कार्ड नहीं है। क्यों? गैस तो फ्री गैस दिया जा रहा था। बहुत कुछ नहीं है। और राशन कार्ड वगैरह है कि राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, हम लोग तो सरकार का इंसान है। आधार कार्ड है। आधार, क्या नाम है आपका? शांति कलिंदी। और क्या क्या समस्या है बताइए शांति जी? और क्या क्या समस्या? घर भी नहीं मिला है? नहीं। घर तो दे रहा नहीं है, घर का पैसा दे रहा है। सबको मिला है घर, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, ना राशन कार्ड, ना घर, ना कुछ मिला है। तो बहुत सारा समस्या है। हम लोग साईं मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से आज सरायकेला जिले के राजनगर के हेसल गांव में आए हैं। इससे पहले भी हमारी टीम आई थी और आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 3 परिवार को राशन की ज़रूरत है। हम लोगों ने उनको राशन दिया, एक परिवार को मोबाइल भी दिया क्योंकि अनिल सिंह जो है जिसके पाँव में तकलीफ़ है, इलाज के लिए हम लोग लगे हुए थे और हम लोग को बीच बीच में उसे संपर्क करना रहता था, इसलिए हम लोगों ने संस्था की ओर से उसको मोबाइल दिया। 2000 रुपया उसको घर का किराए के रूप में भी दिए हैं। और आज भी हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि कुछ गांव के लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में विशेषकर फल, खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट, मिक्सचर ये सब बांटे हैं। आज ये कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने किया है कि एक बहुत ही दुखद समय लोगों के बीच से गुजरा है और हम लोग चाहते हैं कि अब थोड़ी बहुत खुशियां हम लोग जो अपनी संस्था की ओर से, हमारे संस्था की ओर से ट्रस्टी के रूप में पंकज तिवारी हैं, महिला इकाई की महासचिव के रूप में मीना प्रसाद जी हैं, नीतू दुबे जी हैं और हमारे पत्रकार साथी भी हैं शंकर गुप्ता, रविकांत गोप, सारे लोग मिल करके हम लोग यहाँ गांव में जो है लगे हुए हैं कि कुछ खुशियाँ हम लोग अपनों के बीच में बांट सके। बस इसी उद्देश्य से हम लोग आते रहेंगे, आगे भी हम इस गांव को सहयोग करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ गांव वाले भी मेरे बहुत सपोर्ट किया है और जो प्रेस वाले उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और जो आज मेरे लिए जो आज़ार मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे गांव वाले के लिए। मैं तो यहाँ तो गांव का नहीं रहने वाला हूँ, टाटा का रहने वाला, लेकिन जो यहाँ पर रह रहा हूँ मेरे गाँव वालों ने भी और सब प्रेस वालों ने भी और जो जितने भी समक्ष जितने भी एम जो अभी कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। केरला मॉडर्न के इको फ्रेंडली स्कूल की रखी गई आधारशिला। मोंगिया स्कूल का उपायुक्त ने किया शिलान्यास। गिरिडीह 13 जुलाई को केरला मॉडर्न में एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टूडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत पूरा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया शरीक हुए। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो इस समय में नई नीति आई है और नए तरीके से सिखाने का या अपने परिवेश को समझाने का, बताने का, या एक और चीज़ भी है कि राष्ट्र प्रेम आज लोग भूल रहे हैं। इन चीज़ों को बताने का, कुछ भी जिस चीज़ों को हम आज छूट रहे हैं उसके प्रति अब हम लोग हम नहीं ध्यान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को कौन देखेगा। हमें ये चाहिए कि हर समय जिस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें ही आगे बढ़ के इस चीज़ को करने का मतलब हम लोग सब हमें ही आगे बढ़ना है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छे रास्ते पर ले जा सकें। उसके लिए यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल बिल्डिंग के डिज़ाइन जो होंगे वो झारखंड के मौसम के अनुकूल हों। बिल्डिंग में खुली स्पेस और रिजर्व प्राकृतिक रोशनी, हवा आगमन सही प्रकार से हो। असेंबली एरिया एवं खेलने की खुली और बड़ी जगह हो। साथ ही क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए विभिन्न प्रकार के क्लासरूम की व्यवस्था हो। इंडोर स्पोर्ट्स रूम, लाइफ स्किल
एक्टिविटीज़ आदि की सुविधा हो। इन चीज़ों की सुविधा जो स्कूल में हम लोग करना चाह रहे हैं, इसमें सबसे खास बात सिर्फ ये है कि यह अफोर्डेबल स्कूल होना चाहिए। ये बड़े बड़े स्कूल जितने हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा फी है, लोगों को इसमें जो हीन भावना भरती है कि हम अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ा सकते, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे सारी अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन ये एक अफोर्डेबल स्कूल हो और ये आसपास के हमारे सारे रूरल बेल्ट है। हमने कोई टाउन में खोला नहीं है, टाउन के आसपास में सारे आसपास में बहुत रूरल एरिया है हमारे, और वहाँ के बच्चे पढ़ें। और इनके साथ साथ मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन को कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, या जिस तरह के भी कार्यक्रम इसमें कर पाएँ वो उस प्रकार ये करने का मेरी दृष्टि यही है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों का कैसे विकास करें और आसपास में बच्चे जो है वो शिक्षा प्राप्त करें जो लोग बड़े बड़े लोग सीखना चाहते हैं, या बड़े स्कूलों में जिसके बारे में बहुत एट्रैक्टिव तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है, वो सब बातें कुछ नहीं है। सारी शिक्षाएं हम लोग अपनी इसी स्कूल में दे सकते हैं और एक अफोर्डेबल स्कूल हो और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हमारा यही ध्येय है और इसके तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए हमने ये पहला स्कूल यहाँ पर अभी एक बार इस ट्रायल के लिए स्टार्ट किया है। अगर ये हमारी समझ से, और हम चाह रहे हैं कि 4 से 5 महीने में स्टार्ट करके दिसंबर से इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दें, ताकि इस अगले सेशन में हम लोग किसी भी तरह से इसको स्टार्ट करके और इसको हम अपने साथ साथ इसके ऊपर तो हमारा ट्रायल रन शुरू हो जाएगा, तो हमें इसके जैसे आगे रिजल्ट मिलेंगे हम उसी प्रकार इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि कोई एक अच्छा स्कूल मैं समाज में दे पाऊँ। उसके वजह से मैं बहुत तरह के स्कूल की परिकल्पना करता था, लेकिन आज मुझे ये जो आइडिया आया है इसमें हम लोगों ने ये किया कि बहुत सारे लोगों से जानकारी लेते हुए एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इको फ्रेंडली स्कूल खोलिए, जो कि आपके बिहार झारखंड में आसपास में कहीं है ही नहीं। और इको फ्रेंडली स्कूल का मतलब ये होता है कि वो जो सारी बिल्डिंग ही बनी है वो लोकल चीज़ों की बनी होगी, जैसे बांस है, यहाँ के पत्थर हैं, यहाँ की ईंट है, जो कि हम लोग फ्लाइया शीट बनाते हैं जिसमें कि बिल्कुल कम से कम कोयला तो लगता ही नहीं है और सीमेंट भी बहुत कम लगता है और बनाते समय भी उसमें बहुत कम लगता है। अगर कहीं ईंट की ज़रूरत पड़े तो फ्लाइया शीट, नहीं तो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए जो कि मजबूत हो, सस्टेनेबल हो, अच्छी हो, लेकिन उसमें कम से कम दूसरी चीज़ों का प्रयोग किया जाए और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए और पूरी बड़ी बड़ी हवादार, बिल्कुल हॉलो जो रेड ट्रैप टाइप का होता है ना जिसमें चूहा फंसाया जाता है, उस टाइप का मैंने हॉलो बनाया हुआ, जिससे कि उसके अंदर जो हवा रहती है तो गर्म नहीं होती है बिल्डिंग। तो उस टाइप की बनाई हुई बिल्डिंग बनाइए जिसमें कि गर्मी बिल्कुल नहीं लगे और जो बच्चे पढ़ें वो प्योर हवादार साफ़ सुथरी जगह पर रह करके पढ़ें, और आसपास का वातावरण को अच्छे बना करके, पेड़ लगवा करके और स्कूल को अच्छा बना करके, और उसमें पढ़ाई जो आज की लेटेस्ट पढ़ाई अभी है उसको पढ़ाइए। जो हर चीज़ में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो शिक्षा में भी बहुत सारा विकास हुआ है। तो ये विकास को साथ लेते हुए आज के जैसे पुराने ज़माने के जो बने हुए सारे हैं स्कूल वो उनके हिसाब से बने हुए हैं। आज की नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके हिसाब से ऑडिटोरियम बनाना, उसके हिसाब से स्कूल क्लासेस बनाना, उसके हिसाब से मिनिमम बिजली खर्चा करके मैक्सिमम आउटपुट लेना। मैंने कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ का वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह से इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चों की बचपन से शिक्षा इस प्रकार से हो कि बच्चे ये समझ पाएँ कि अभी आगे उनको क्या करना है और उनकी क्या चीज़ की आवश्यकता है। बच्चे आपस में मिलजुल के रह सकें, उनमें देश प्रेम की भावना जागे, वो इस प्रकार से रहें कि हम लोग को आपस में तरह तरह की जो दूसरी बातें हम लोग सीखते हैं, या इस तरह से भी आप समझें कि जो बहुत दबाव में बच्चे रहते हैं कोर्स को लेकर के, उस तरह से नहीं पढ़ करके वो खेल खेल में शिक्षा को प्राप्त करें और इस प्रकार से आगे बढ़ें कि उनका मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एक अच्छे तरीके से हो सके। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसको साथ में लेते हुए प्योर इको फ्रेंडली स्कूल खोलते हुए, पूरी ज़्यादा जगह रखते हुए, और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात कि अफोर्डेबल स्कूल होना चाहिए। ये महंगा स्कूल नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं और उसके साथ में उसको इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। इसके वजह से हमने इसको एक सस्ता, सुंदर, एक मजबूत उपाय समझते हुए इस तरह का शिक्षण का सब संस्थान बनाना है जिससे कि आम जन को इसका फ़ायदा हो। हमने जिस जगह पर यह विद्यालय खोलने का प्रयास किया है इसमें आसपास में सिर्फ रूरल बेल्ट है और सारे रूरल बेल्ट के लोग आएँ, जो नहीं भी पढ़ पाते हैं, जो गरीब हैं, उनका हम कितना सहयोग कर पाते हैं, उनको भी साथ जोड़े।
इस प्रकार से कि हमारा आसपास में एक ऐसा मॉडल यूनिट हो जिसको देख के लोग सीखें कि आज के ज़माने में, आज के समय में किन चीज़ की आवश्यकता है और क्या करना चाहिए। तो हमारा ये विचार है कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें सभी को फ़ायदा हो और इसमें लोग आने से हिचके नहीं। बहुत धन्यवाद। कितने तक की पढ़ाई होगी इसमें? हमने अभी जो शुरू किया इसको, ये 10th तक अभी पढ़ाने का, इसके लिए CBSE के लिए हम लोग इसका एफिलिएशन ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद जैसे अभी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक छोटा प्रारूप लेके चलते हैं। छोटे प्रारूप में लेकर चलने से सबसे पहले एक ट्रायल रन हो जाता है कि हमने इसको किस प्रकार से चलाया और इसका क्या रिजल्ट आया। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अन्य जगहों पर भी, और इसके साथ साथ में गिरिडीह में भी सबसे पहला तो प्रोजेक्ट हम यहीं पर करेंगे जहां हम देख सकें और समझ सकें। लेकिन अगर इसका अच्छा फ़ायदा होता है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, कंपनी को इसका कुछ फ़ायदा नहीं चाहिए क्योंकि यह फाउंडेशन का काम है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कम से कम गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिले। इसी प्रयास के साथ हमने ये स्कूल खोलने का प्रयास किया, जो कि अभी 10th तक हमने इसका एफिलिएशन लेने के लिए अप्लाई किया है। और इसके बाद जो है अगर आगे जैसा इसकी आवश्यकता पड़ेगी वैसा, इसके पीछे में भी ज़मीन वगैरह खाली है, तो मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े, ऐसे भी ये 4 एकड़ अभी ज़मीन है हमारे पास, तो जहाँ भी आसपास में ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, जो भी काम की आवश्यकता पड़ेगी हम जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जितना हो सका यहाँ तो पहले हम करेंगे ही, अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लोगों को अगर पसंद आएगा तो अन्य जगह भी खोल सकते हैं। शुरू की बताया ही गया। आज आवश्यकता यही थी, बीते काफ़ी दिनों से पर्यावरण को लेकर कई तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आप सभी जिसके गवाह थे, चाहे वह वन महोत्सव हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हो, तो आज आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। और मेरी खुशी होती है यह बताते हुए कि आज जितनी आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए हर दृष्टिकोण पर खड़ा उतरने वाला है। तो चाहे बिल्डिंग बनाने वाले यूटिलिटीज की ही बात की हो, प्राइवेट यूनिट्स के माध्यम से बनाई जा रही है, कंपोनेंट का उपयोग होगा, इसमें पर्यावरण कंडीशनर करते जा रहे हैं। एक वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकिल, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस से संबंधित हवा, धूप आदि के आने की उचित प्रबंध व्यवस्था, इसी तरह की ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं इसके आगे भी यही अनुरोध करूँगा, इस स्कूल के बनने के दौरान भी जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जा सकता है, इसमें भी पौधों को लगाया जा सकता है, की व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी खासा ध्यान दिया जाए। हर बच्चे इस विद्यालय में जो बनने के लिए होंगे उनको हर वर्ष जमशेदपुर बिस्टपुर पानी टंकी में लोगों ने हल्ला बोल किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। कानू घाट आनंद नगर के लोगों ने पानी टंकी के बाहर गेट जाम कर दिया। लोगों में पानी को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि कानू घाट आनंद नगर में 500 से अधिक घर है जहाँ कहीं भी पानी नहीं आता है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। लोग 10,000 रुपये जमा कर चुके हैं और पानी का भी ये हो चुका है और पानी इन लोग जो है कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या जगह का नाम है? ये जगह पानी टंकी गमरिया पानी टंकी बिस्टपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये पानी टंकी के पास आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ से आए आप? हम लोग नंदनगर कानू भट्टा से आए। कितने घर ऐसे हैं जिसमें पानी जाना चाहिए? वहाँ पे 400 घर के करीब जो हैं जहाँ पे पानी का ये किल्लत है, पानी नहीं दी जा रही। क्या नाम हुआ? पवन कुमार सिन्हा। कानू भट्टा नंदनगर से है, छाई के ऊपर से। हम लोग को पानी चाहिए। यहाँ जब भी आते हैं तभी बोलते हैं ठीक है मैडम हो जाएगा। लास्ट में ये लोग जनवरी में गए थे, 7 जनवरी को ये लोग बोले कि हमको 3 महीना का समय चाहिए। हम ये लोग को 3 महीना क्या 6 महीना का समय दिए। अभी जाकर हम अंदर में बात करते, कोई ऑफिसर है उनको तो नाम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता, वो बोले नहीं है। जब हम लोग बाहर में गेट जाम करने आए हैं तो बोलते हैं पानी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? कितने दिन से अप्लाई किए थे? 4 साल से ये पानी का अप्लाई हम लोग। कितना घर होगा अंदर? 500 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रिंकी सिन्हा। 4 आदमी है, 4 साल से दौड़ा जा रहा पानी के लिए। हर बार बोलेंगे कि आप
10 दिन के बाद आइएगा, फिर 15 दिन के बाद में आइएगा, फिर उसके बाद में बताएगा अभी नहीं दे सकते कनेक्शन। फिर हम सर्वे करके आए, 4-5 बार सर्वे। कितना घर है वहाँ? 500 घर है। 405 कहाँ पर? छाई के ऊपर में है, कानू बट्टा। आप लोग बुकिंग करा लिए हैं? आप लोग वहाँ लाइन के लिए अप्लाई किए हैं? सबका खाली अभी ये आपका कोरोना की वजह से अभी हम लोग को बिजली बिल नहीं आया है। मीटर सब लगा हुआ कंपनी की तरफ से। कितना पैसा जमा किए? बिजली बिल में हम लोग को 10,000 रुपये लगा। अभी पैसा जमा नहीं किया है, 7 की वजह से सर हमें पानी के लिए हमेशा बुलाते हैं, सर्वे करके भी जाते हैं मगर पानी नहीं है। सर्वे करके जाते हैं, बोलते हैं आएंगे, फिर 10 दिन टाइम लेते हैं, 15 दिन टाइम लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक पानी का पैसा जमा किए आप लोग? नहीं, पानी का जमा नहीं है। हम लोग पुलिस को बुला के हटवा देगा, पुलिस आज तो हटा देगा, कल कहाँ जाएगा पुलिस? आप लोग पानी का कितना जमा किए हैं बिजली का? हम लोग सारा ज्यादा है, गिनती तो नहीं कर किए हैं। नहीं, कितना अमाउंट जमा किए? नहीं लिया गया है, वहाँ पे सर्वे हो चुका है। हम लोग को सर्वे हो चुका, पैसा जमा नहीं। मीटर उटर लग गया? कुछ नहीं लगा सर, ये लोग अलसत देकर हम लोग। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।